मैं अम्मा को इतने अपने पास भी नहीं आने दे रही थी। अम्मा कहने लगी, सही सही बता, तेरे साथ क्या हुआ है। उन्हें अभी तक कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया, फिर गुस्से से कहने लगी, तुझे किसने कहा था कि चोरी करने उस दुकान पर जा, वो भी आधी रात को, और तेरी बहन को रुखसत होना था, वो भी ऐसे 2 जोड़ों में रुखसत हो जाती। अब अगर जिन्नात किसी लड़की के पीछे पड़ जाए तो वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते। अम्मा ने तो मुझे और भी खौफजदा कर दिया था। वो जिन्नात इंसानी रूप लिए बार बार मेरे सामने आता और मुझे पता भी न चलता। हालांकि वो मेरे जहन में इस कदर हावी हो गया था कि मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार थी। यही सोचकर मैं खौफ से कपकपाती। शुक्र था कि इन वक्त पर मेरी आंख खुल गई थी। पर 3-4 दिन गुजरे। अब अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो घर पर ही आराम कर रही थी। फिर मैंने ही स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब दोपहर के वक्त अकेली वापस आ रही थी तो अचानक एक आवारा लड़का मेरे पीछे लग गया। बेइख्तियार ही मेरे दिल में किसी का ख्याल आया था। कैसे उस दिन उसने आवारा लड़कों से मुझे बचाया था। वो जिनजात था तो क्या हुआ, लेकिन उसने कभी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया था। मेरे दिल में उसका ख्याल आया। अचानक ही मुझे एहसास हो गया था वो लड़का तेजी से मेरे पीछे आ रहा था और पीछे आकर मुझे आवाजें देने लगा। लेकिन अचानक ही उसके चीखने की आवाज आई तो मैं दहशत ज़दा हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वो दरख्त से लिपटा हुआ चीख रहा था। ना जाने उसके साथ क्या हुआ था। आसपास उसके कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि दरख्त ने उसे लपेट में ले लिया है। वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए खौफ के मारे चीखे जा रहा था। अब मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी, पर मुझे उसी की बात याद आ रही थी कि आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था। लेकिन उस रात मैं सो रही थी जब मुझे अचानक ही अपने करीब सरगोशी सुनाई थी। मैं ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा मेरी शहजादी, कोई तुम्हें छुए ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने अचानक ही आंखें खोली। मेरे आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत की तरह ये मंजर मेरी आंखों के सामने खड़ा था। मैंने अम्मा को देखा। वो बिल्कुल गहरी नींद सोई हुई थी, जबकि मैं जागती रही। पूरी रात जाग जाग कर मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी। फिर अम्मा से लिपटकर सुबह रोते हुए कहने लगी, अम्मा मुझे बहुत डर लगता है, वो बार बार मेरे सामने आता है। अम्मा कहने लगी, जब तक तो उसे अपने जहन में बसा कर रखेगी ऐसा ही होगा। किसी भी तरह करके उसे अपने दिमाग से निकाल दे। एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो बाजी आई हुई थी। अम्मा बाजी से कहने लगी, अब इसका भी कोई रिश्ता देख, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बार बार कहती है कि कोई जिनजात इसे तंग करता है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो इन चीजों का इलाज भी बहुत महंगा होता है। मैं गरीब औरत भला कहाँ से इसका इलाज करवाऊंगी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। फिर बाजी मेरे पास आई और कहने लगी, कनीज सच में तुझे वो जिनजात दिखाई देता है? वो कैसा दिखता है? बाजी की बात पर मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि वो इस कदर खूबसूरत दिखाई देता है कि कोई भी लड़की उसे देखकर अपने होश खो बैठे, जैसे कि मैं भी उसके इश्क में पागल हो गई थी। अब मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा था। दूसरे दिन बाजी किसी को लेकर आई थी। वो 2 औरतें थी जो मेरा रिश्ता लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही बाजी बुलाने आई तो ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। बाजी काफी देर तक इसरार करती रही और कहती रही कि आहिस्ता बोलो, वो औरतें सुन लेंगी। लेकिन मैं अपने बस में न रही थी। मुझे उन औरतों से सख्त चिढ़ हो गई थी। उन औरतों के जाने के बाद अम्मा कहने लगी, लो इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। वो औरतें कह रही थी कि तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है तो हमें क्यों बुलाया। बाजी गुस्से से कहने लगी, आखिर तुझे क्या हो गया था? मैं सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि सामने ही तो वो जिन्नात मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए तपश थी। मैं उससे इतनी खौफजदा हो गई कि खौफ के मारे उन औरतों के सामने ही न गई। फिर उस दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी जब वो हमेशा की तरह रास्ते में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। अब मैं उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी कि मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी बारात आएगी, इसलिए अपनी माँ से कह देना कि रिश्ते तलाश करना छोड़ दें। उसकी आंखों में खतरनाक हद तक संगीनी थी। मैं बेबसी की हालत में चलती हुई घर आ गई थी। अब अम्मा मेरे लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी के नाम से नफरत है। अम्मा कहती थी कि ये तू नहीं बल्कि वही जिन कह रहा है जो तेरे अंदर मौजूद है, तो उसकी जुबान बोल रही है। मैं घंटों घंटों आईने में खुद को देखती रहती। मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं बिल्कुल होश और हवास से बेगाना होती जा रही थी। लेकिन एक दिन मैं घर में अकेली थी।
जब दरवाजे पर एक मांगने वाली आई, जो ही मैंने उसे कुछ खुराक दी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर दुख भरे लहजे में कहने लगी, जो वो कहता है वही कर लो, उससे शादी कर लो, तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। मैंने जल्दी से उससे हाथ छुड़वाया था। कौन हो तुम? मैं सख्त दहशत ज़दा थी। अरे मैं एक बकारन हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी का शिकार थी। वो कई सालों से मेरी मदद करता रहा है। वो बहुत नेक है, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम उससे शादी कर लो। अब मैं सुन खड़ी थी, जबकि वो दूर गली में जाकर गायब हो गई। अम्मा ने मुझे ऐसे दरवाजे पर खड़े देखा तो गुस्से से कहने लगी, पहले ही लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, ऊपर से तुम दरवाजे पर खड़ी हो, क्या कहेंगे लोग? अम्मा मुझे धकेलते हुए अंदर ले आई थी, जबकि मैं उस बूढ़ी फकीरनी की बातों को सोचे जा रही थी। अम्मा की लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। अब बाजी भी हमला थी, अनकरीब उन्हें बच्चा होने वाला था, लेकिन उनके शौहर का रोजगार अचानक खत्म हो गया। वो परेशान होकर अम्मा के पास चली आई, रोते हुए कहने लगी, मेरी सास कहती है कि डिलीवरी अपनी माँ से करवाओ। मैंने उन्हें समझाया भी है कि मेरी माँ एक गरीब बेवा औरत है, वो भला मेरी डिलीवरी कैसे करवाएगी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे खानदान का रिवाज है कि पहला बच्चा मैके में होता है। बाजी का शौहर भी मजबूर था, क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं थे और अम्मा के पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। मैं बाजी को दिलासा देती कि बाजी आप फिक्र न करो, सब कुछ हो जाएगा। बाजी कहती, आजकल तो तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वैसे भी मेरी वजह से ये सब हुआ है। उस दिन ना तो मेरे लिए वो कपड़े चोरी करने दुकान पर जाती और ना ही तेरे साथ ये सब होता। बाजी को अभी तक उस बात पर अफसोस था। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि ऐसा सोचना छोड़ दो, जो नसीब में होता है वो होकर रहता है। लेकिन उस दिन बाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं मदद मांगने के लिए आधी रात को बाहर गई। अम्मा कहने लगी कि जाकर कोई रिक्शा वगैरह देखो, तुम्हारी बाजी को अस्पताल लेकर जाना होगा। मैं पागलों की तरह सड़क पर फिर रही थी, तभी दूर से एक रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। उसने आते ही रिक्शा रोक लिया। फिर बाजी को लेकर मैं और अम्मा अस्पताल चले गए, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा और हजारों रुपए जमा करवाने का भी कहा, क्योंकि ये एक प्राइवेट अस्पताल था। सरकारी अस्पताल यहाँ से सैकड़ों मील के फासले पर था। अम्मा इतनी परेशान थी, कहने लगी, जा तू पड़ोसन से थोड़े पैसे उधार ले आ, क्या पता वो उधार दे दे। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अब मैं पैदल ही घर की तरफ पागलों की तरह चलती आ रही थी, जब बीच रास्ते में मुझे किसी ने आवाज देकर रोका। जैसे ही मैं पलटी तो सामने खड़े उस जिनजात को देखकर हैरान रह गई। वो धीरे धीरे चलता मेरी तरफ आ रहा था। तभी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे परेशान न करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तभी वो नरम और मेहरबान लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हें परेशान करने नहीं। ये लो पैसे जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। उसने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में थमाए थे, जबकि मैं सुन खड़ी उसे देखती रह गई। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, जल्दी जाओ, वहाँ तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुनकर मैं भागती हुई अस्पताल आई। जिस बात के लिए मेरी और अम्मा की रातों की नींदें हराम हो गई थी, वो उसने चुटकियों में सारे मसले हल कर दिए थे। बेख्तियार मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैं जो हर वक्त डरी सहमी रहती थी, अचानक ही ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं उसका इंतजार करने लगी। अब मेरी आंखें उसकी ही राहें तलाश करती रहती। अब मैं जानबूझकर उस रास्ते से गुजरती और हर दरख्त के नीचे उसको देखने की ख्वाहिश करती। मैं सोचती कि कहीं तो वो मुझे दिखाई दे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन अब वो मेरे सामने आता ही नहीं था और मुझे इश्क का रोग लग गया था। हाँ, सच में ही मुझे उस जिनजात से इश्क हो गया था।